हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस, हमने अष्टांग हृदय में ऋतुचर्या टॉपिक स्टार्ट कर दिया था और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ऋतुचर्या का इंट्रोडक्शन दे दिया था। फिर भी आज मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज करा दूंगा जो भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, क्योंकि काफी समय हो गया है और आप भूल भी गए होंगे। ठीक है, उसके बाद एक और टॉपिक जिसकी मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दी है कि किस ऋतु के अनुसार किस दोष का संचय, प्रकोप और शमन होता है, तो उसको भी मैं आज के इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। उसके बाद हम पहली ऋतु जो कि कौन सी है, हेमंत ऋतु, उसे हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए तो टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उन्हें मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी रेगुलर क्लासेस जो होती है वो ऐप में होती है। आयुर्वेदा विंग्स ऐप है, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाइए चेक कीजिए। वहां पर मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। साथ में आप हमारी वेबसाइट www.ayurvedawings.com उसे भी आप विजिट कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैंने फ्री कंटेंट अपलोड कर रखा है, तो जिससे आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमारे यहाँ पर कैसे क्लासेस होती है। एकदम मिनिमम प्राइस में मैं आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आयुर्वेदा का वन ऑफ द मोस्ट लव्ड आयुर्वेदा एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर नियमित क्लासेस होती है, लाइव सेशन होते हैं, टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो आप भी उसका बेनिफिट लीजिए। एकदम मिनिमम प्राइस में आपको मैं सारी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वालिटी बोल दो आप या एजुकेशन बोल लो, मतलब सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ऋतुचर्या को। अभी मैं क्या करता हूँ, उसका शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद हम आगे का जो टॉपिक उसको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ऋतुचर्या, ऋतु का मतलब आप जानते हैं, ऋतु का मतलब क्या होता है, सीजन, और चर्या का मतलब क्या होता है, रिजमन। यानी कि हम इस चैप्टर में किसकी बात करेंगे, ऋतु के अनुसार आपका कैसा आहार विहार होना चाहिए, उसके बारे में हम आज मतलब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पहले। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि ऋतुएं जो होती है वो कितनी ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था 6 ऋतु होती है। कितनी ऋतु होती है, 6 ऋतुएं होती है ना। कौन कौन सी 6 ऋतु, सबसे पहले हमने देखी थी कौन सी ऋतु, शिशिर ऋतु। शिशिर के बाद हमने कौन सी देखी थी, वसंत ऋतु। वसंत के बाद हमने ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म के बाद हमने वर्षा ऋतु। वर्षा के बाद शरद ऋतु और शरद के बाद कौन सी ऋतु देखी थी हमने, हेमंत ऋतु देखी थी। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हर एक ऋतु जो होती है वो कितने मास की होती है, 2-2 मास की होती है। अगर मैं शिशिर ऋतु की बात करता हूँ तो शिशिर ऋतु में कौन सा मास हो जाएगा, हिंदी महीने के अनुसार देखें तो मार्च और फाल्गुन। वसंत की बात करते हैं तो कौन सा मास हो जाएगा, चैत वैशाख, है ना, चैत और वैशाख हो जाएगा। ग्रीष्म की बात करते हैं, ग्रीष्म में जेठ और आषाढ़, जेठ और आषाढ़ हो जाएगा। वर्षा की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, श्रावण भाद्रपद, श्रावण भाद्रपद, है ना। उसके बाद शरद की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, अश्विन और कार्तिक, अश्विन और कार्तिक, है ना। हेमंत की बात करते हैं तो मार्गशीर्ष और पौष, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष और क्या हो जाएगा, पौष। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 ऋतुएं होती है और हर एक ऋतु कितने कितने मास की होती है, 2-2 मास की होती है। हिंदी मास के अनुसार देखें तो जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जिसमें से ऊपर की 3 ऋतु जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आदान काल बोलते हैं, आदान काल बोलते हैं। ठीक है, या इसे हम क्या बोल देते हैं, उत्तरायण भी बोल देते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, उत्तरायण। उत्तरायण क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो होता है उत्तर दिशा की ओर गमन करता है, जिस कारण क्या होता है, सूर्य की किरणें जो होती है वो कैसे होती है, तीक्ष्ण हो जाती है, उष्ण हो जाती है। साथ में सूर्य की तप के कारण हवाएं जो होती है वो भी कैसी होती है, अति रुक्ष हो जाती है, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है कि पृथ्वी की कूलिंग क्वालिटीज मतलब सौम्य गुण जो होते हैं वो क्या होता है, नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण यहाँ पर क्या होता है, प्राणियों का बल जो होता है वो कैसा हो जाता है, क्षीण हो जाता है। ठीक है, और नीचे की 3 की अगर हम बात करते हैं तो नीचे की 3 जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग काल बोलते हैं, विसर्ग काल। और इस समय क्या होता है, चंद्रमा का बल, चंद्रमा का बल जो होता है वो कैसा होता है, बलवान होता है, सूर्य का बल कैसा होता है, कम होता है। इस समय क्या होते हैं, बादल छाए होते हैं, वर्षा होती है, जिस कारण यहाँ पर पृथ्वी के जो सौम्य गुण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बढ़ते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सौम्य काल भी बोलते हैं। और यहाँ पर प्राणियों का बल जो होता है वो कैसा होता है, बढ़ता है। ठीक है, और इसे हम क्या बोल देते हैं, दक्षिणायन भी बोल देते हैं, दक्षिणायन काल भी बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि
इस समय सूर्य जो होता है वो दक्षिण दिशा की ओर क्या करता है, गमन करता है। ये दोनों चीजें मैंने डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताई थी, अभी मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरा पहला लेक्चर देखिए ऋतुचर्या का, जहाँ पर मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया था अदान काल क्या होता है, विसर्ग काल क्या होता है, इनके बीच में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप चेक कर लीजिए, ठीक। चलिए अब तो ये तो मैंने आपको बताया कि 6 ऋतुएं होती है और हर एक ऋतु 2-2 मास की होती है। ऊपर की 3 ऋतु इसे हम क्या बोलते हैं, आदान काल बोलते हैं या उत्तरायण बोलते हैं, और नीचे की 3 ऋतु जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं, विसर्ग काल या दक्षिणायन, ठीक है। चलिए अब मैंने इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी है, जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूँ। क्या पढ़ाने वाला हूँ कि ऋतु के अनुसार किस दोष का संचय, प्रकोप और शमन होगा, ठीक है। तो हम वो देखेंगे। उससे पहले मैंने यहाँ पर 3 वर्ड बोले, कौन से, एक तो आपको बोला मैंने कौन सा, संचय, दूसरा मैंने कौन सा बोला, प्रकोप, और तीसरा मैंने कौन सा बोला, प्रशमन, ठीक है। तो ये आपको समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखो संचय की अगर हम बात करते हैं, संचय का मतलब क्या होता है, दोषों का अपनी जगह क्या होना, इकट्ठा होना, ठीक है। प्रकोप की बात करते हैं, प्रकोप का मतलब क्या होता है, दोषों का अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, है ना, अपने स्थान को जोड़कर दूसरे स्थान पर जाना। प्रशमन की बात करते हैं तो दोषों का शांत होना क्या कहलाता है, प्रशमन कहलाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ कि किस ऋतु में किस दोष का संचय होगा, किस दोष का प्रशमन होगा, किस दोष का प्रकोप होगा, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर कई लोग क्या कैसे याद कराते हैं, ट्रिक के थ्रू याद कराते हैं, लेकिन मैं ट्रिक के थ्रू आपको याद नहीं कराऊंगा। मैं आपको जैसा बोल रहा हूँ उस तरह से आप याद कर लेना, तो आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कफ दोष की, सबसे पहले हम बात करते हैं कफ दोष की, ठीक है। तो अगर मैं कफ दोष की बात करता हूँ तो कफ दोष का जो संचय है इसके मैंने पीडीएफ अपलोड कर लिए, आप चेक कर लेना, है ना। तो कफ दोष की अगर हम बात करते हैं तो कफ दोष का जो संचय होता है वो कौन सी ऋतु में होता है, कफ दोष का संचय शिशिर ऋतु में होता है, शिशिर ऋतु में होता है। अब देखो शिशिर ऋतु में क्या होता है, काफी ज्यादा ठंड पड़ती है, अधिक ठंड हो जाने के कारण कफ जो होते हैं वो क्या होता है, अपनी जगह पर, कफ दोष जो होता है वो क्या होता है, अपनी जगह पर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो कफ दोष का संचय जो होता है किसमें होता है, शिशिर ऋतु में होता है। फिर कफ दोष का प्रकोप की अगर हम बात करें, कफ दोष के प्रकोप की बात करें तो शिशिर के बाद अगली ऋतु कौन सी ऋतु आती है, वसंत ऋतु। तो वसंत ऋतु में क्या होता है, कफ दोष का प्रकोप होता है। अब प्रकोप क्यों होता है, प्रकोप इसलिए होता है क्योंकि देखो शिशिर ऋतु में क्या होता है, काफी ज्यादा ठंड थी, काफी ज्यादा शीत हो जाने के कारण ये जो कफ दोष था वो क्या हो गया था, अपनी जगह पर क्या हो गया था, इकट्ठा हो गया था, मतलब ऐसा बोल लो कि जम गया था। जैसे कि आपने देखा ना कि ठंड के समय में क्या होता है कि बर्फ जो होती है क्या होती है, जम जाती है। फिर जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे जैसे सूर्य की तेज जो होती है या सूर्य की किरणें जो होती है वो क्या होती है, तेज होती है, तो वो बर्फ क्या होती है, पिघलने होती है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या होता है कि कफ दोष का जो संचय हुआ था वो किसमें हुआ था, आपके शिशिर ऋतु में हुआ था, है ना। शिशिर ऋतु में कफ दोष का क्या हुआ था, संचय हुआ था। तो अब वसंत ऋतु आते आते क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होती है वो क्या होती है, तेज होती है, और सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण क्या होता है, कफ जो होता है वो क्या होता है, पिघलता है, पिघलने लगता है और जल स्वरूप हो जाता है। मतलब और जल स्वरूप होकर ये क्या करता है, अपने स्थान को छोड़कर अगले स्थान मतलब दूसरे स्थान की तरफ गमन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रकोप बोलते हैं। तो कफ दोष का संचय किसमें हुआ था, शिशिर ऋतु में हुआ था। अब यहाँ पर क्या हुआ, वसंत ऋतु की बात करते हैं तो वसंत ऋतु में क्या हुआ, सूर्य की जो किरणें थी वो क्या हो गई, तेज हो गई। सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण ये जो कफ था वो अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में गमन करने लगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकोप बोलते हैं। उसके बाद अगली ऋतु जो आती है, वसंत के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, ग्रीष्म ऋतु आती है ना। तो उसमें क्या होता है, इसका शमन होता है। उसमें क्या होता है, कफ दोष का शमन होता है। मतलब ये कफ दोष जो होता है वो क्या होता है, शांत हो जाता है। क्यों शांत हो जाता है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु जो होती है इसमें क्या होती है, अधिक रुक्षता होती है। अधिक रुक्षता हो जाने के कारण ये जो कफ था वो क्या होता है, सूख जाता है, जिस कारण कफ जो होता है वो कैसा होता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो आपको कैसे याद रखना है, आप इसका संचय याद कर लीजिए। आप इसका क्या याद कर लीजिए, संचय। मतलब कफ दोष का संचय जो होता है वो कौन सी ऋतु में होता है, शिशिर ऋतु में होता है। फिर आगे की 2 ऋतु में प्रकोप और शमन मान लीजिए, ठीक है। तो संचय किसमें हुआ, कफ दोष का संचय हुआ किसमें, शिशिर ऋतु में। फिर इसका प्रकोप किसमें हुआ, तो शिशिर की अगली ऋतु कौन सी आ गई, वसंत ऋतु आ गई। वसंत ऋतु में इसका क्या हुआ, प्रकोप हुआ। क्यों प्रकोप हुआ, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की जो तेज थी, सूर्य की किरणें थी वो क्या हो गई, अधिक तेज हो गई। अधिक तेज हो जाने के कारण
कफ जो जमा हुआ था वो क्या हुआ, पिघला, पिघल कर जल स्वरूप हुआ, ठीक है, और अपने स्थान को छोड़कर अगले स्थान में जाने लगा। फिर इसका शमन कब हुआ, मतलब कफ शांत कब हुए, तो ग्रीष्म ऋतु में। क्यों, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में क्या होती है, सूर्य और अधिक तेज रहता है, मतलब यहाँ पर अधिक रुक्षता होती है, अधिक रुक्षता हो जाने के कारण कफ क्या होता है, सूख जाता है, मतलब कफ जो होता है ये कैसा होता है, शांत हो जाता है, ठीक है। तो कफ दोष की अगर हम बात करते हैं तो कफ दोष का संचय जो होता है वो शिशिर ऋतु में होता है। प्रकोप जो होता है वो कौन सी ऋतु में होता है, वसंत ऋतु में होता है। उसका शमन की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में कफ क्या करता है, शमन करता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कफ दोष के विकार जो होंगे वो कौन सी ऋतु में होंगे, तो सबसे ज्यादा कफ दोष के जो विकार होंगे वो कौन सी ऋतु में होंगे, वसंत ऋतु में होंगे। तो वसंत ऋतु में क्या होते हैं, कफज विकार होते हैं। कौन से, कफज विकार होते हैं। तो हम जब वसंत ऋतु पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वसंत ऋतु में हम ऐसा आहार विहार लेते हैं कि कफ को क्या कर दे, शांत कर दे, ठीक है। चलिए, तो हमने कफ का देख लिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, वात की बात करते हैं, है ना, वात की बात करते हैं। तो वात दोष जो होता है इसका संचय जो होता है वो किसमें होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। किसमें होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। इसका प्रकोप की बात करते हैं तो ग्रीष्म के बाद अगली ऋतु मैंने कौन सी आपको बताई थी, वर्षा ऋतु बताई थी, है ना। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है, इसका प्रकोप होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद, है ना, वर्षा ऋतु में इसका क्या होता है, प्रकोप होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं किसकी, शमन की बात करते हैं तो वर्षा के बाद अगली ऋतु कौन सी आएगी, शरद ऋतु। तो शरद ऋतु में इसका क्या होता है, शमन होता है। अब देखो, वात दोष इसका गुण क्या होता है, रुक्षता का गुण होता है। ग्रीष्म में क्या होती है, अधिक रुक्षता होती है, जिस कारण वात दोष जो होता है, वात दोष में क्या होता है, कफ तो क्या होता है, शांत होने लगा था, कफ शांत होने लगा था और धीरे धीरे वात दोष क्या होते थे, वात दोष क्या होते इकट्ठे होने लगे, है ना। वात दोष कैसे होने लगे, इकट्ठे होने लगे। क्यों, क्योंकि रुक्षता यहाँ पर अधिक जाता है। तो वात दोष का जो संचय होता है वो किसमें होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। प्रकोप जो होता है वो किसमें होता है, आपकी वर्षा ऋतु में होता है। और उसके शमन की बात करते हैं शरद ऋतु में होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वात दोष के विकार होंगे तो किसमें होंगे, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में कौन से विकार होते हैं, वातज विकार होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे कि जब वर्षा ऋतु हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसा आहार विहार लेंगे कि वात दोष को क्या कर दे, ये शांत कर दे, ठीक है। उसके बाद किसकी हम बात करते हैं, उसके बाद हम पित्त की बात करते हैं। वात हो गया, उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, पित्त की। अगर हम बात करते हैं तो पित्त का जो संचय होता है वो कौन सी ऋतु में होता है, पित्त का जो संचय होता है वो वर्षा ऋतु में होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अगर हम प्रकोप की बात करते हैं तो प्रकोप जो होता है वर्षा, वर्षा के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, आपकी शरद ऋतु आती है ना, शरद ऋतु आती है। तो शरद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर पित्त का प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद अगर हम अगली ऋतु की बात करते हैं, शमन, शमन कब होगा, तो इसमें अगली ऋतु में। शरद के बाद अगली ऋतु कौन सी आती है, तो आपकी हेमंत ऋतु आती है। तो हेमंत ऋतु में क्या होता है, पित्त दोष का क्या होता है, शमन होता है, ठीक है। तो संचय किसमें किया, वर्षा ऋतु में क्या होता है, पित्त दोष जो होता है वो क्या होता है, इकट्ठे होते हैं। इसका प्रकोप कौन सी ऋतु में होता है, तो शरद ऋतु में इसका प्रकोप होता है। और शमन की बात करते हैं तो हेमंत ऋतु में इसका होता है, शमन होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पित्तज रोग किसमें होंगे, तो शरद ऋतु में। शरद ऋतु में क्या होगा, पित्तज विकार होंगे। क्या होंगे, पित्तज विकार होंगे। तो हम शरद ऋतु में ऐसा आहार विहार लेंगे ये क्या कर देगा, पित्त जो है उसको क्या कर देगा, शांत कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको क्या याद कर लेना है, हर एक दोष का संचय याद कर लेना। देखिए आप, जैसे कि देखिए आप, हमने कफ का संचय किसमें हुआ था, शिशिर ऋतु में हुआ था। तो उसकी अगली वाली ऋतु है उसमें क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद उसकी अगली वाली ऋतु है उसमें क्या हो जाएगा, उसका शमन हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर, अरे एक मिनट रुको, है ना, यहाँ पर मैंने शमन लिख रखा है। तो कफ का जो शमन होता है वो किसमें होता है, ग्रीष्म ऋतु में होता है। यहाँ ग्रीष्म कर लीजिए आप, यहाँ पर क्या जाएगा, ग्रीष्म ऋतु, ठीक। चलिए उसके बाद वात दोष देखिए, तो वात दोष का संचय किसमें हुआ, ग्रीष्म ऋतु में हुआ। तो अगली ऋतु कौन सी ऋतु है, वर्षा ऋतु, जिसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद अगली ऋतु कौन सी है, शरद ऋतु, जिसमें क्या हो जाएगा, वात दोष का शमन हो जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं पित्त दोष की, तो पित्त दोष का संचय किसमें हुआ, वर्षा ऋतु में हुआ, ठीक है। इसकी अगली ऋतु कौन सी है, शरद ऋतु, जिसमें इसका क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। उसके बाद इसकी अगली ऋतु कौन सी है, हेमंत ऋतु, जिसमें इसका क्या हो गया, शमन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि किस ऋतु में किस दोष का संचय होगा, किसका प्रकोप होगा, किसका शमन होगा, ठीक है। अक्सर ये एमसीक्यू में पूछते हैं, वाइवा में भी अक्सर पूछा जाता है, ठीक। तो बस इसका ट्रिक ट्रिक्स याद मत करो आप, हर एक दोष का संचय याद कर लीजिए, उसकी अगली ऋतु जो है उसमें प्रकोप हो जाएगा, उसकी अगली ऋतु उसमें क्या हो जाएगा, शमन हो जाएगा। बस ये तरीका होता है और मैं तो ऐसा ही याद करता हूँ। तो आपको भी मैंने जैसे याद किया है वैसे आपको करना है, ठीक है। और याद क्या करना है, आपको बस
लॉजिक लगाना है। मैंने आपको बताया ना कफ, कफ में क्या मतलब कफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका संचय किसमें हुआ, शिशिर में। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर अधिक ठंड थी। अधिक ठंड हो जाने के कारण क्या होता है, कफ जो होता है जम गया, है ना। उसके बाद अगली ऋतु में क्या हुआ, सूर्य की किरणें थी वो क्या हो गई, तेज हो गई। सूर्य की किरणें तेज हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, जो कफ जो था वो क्या हुआ, पिघला, पिघल के जल स्वरूप हो गया, अपने स्थान छोड़कर दूसरे स्थान जाने लगा। इसे हम क्या बोल देंगे, प्रकोप बोल देंगे। उसके बाद ग्रीष्म की बात करते हैं तो ग्रीष्म में क्या होता है, अधिक रुक्षता होती है। अधिक रुक्षता हो जाने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जो कफ था वो सूखने लगा, यानी कि उसकी क्या हो गई, समन हो गया, यहाँ पर शांत होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। और यहाँ पर बाद दोष फिर संचय होने लगा, ठीक। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पर याद कर लेना, ठीक। चलिए, तो ये जो था, जो मेरे को बताना था टॉपिक, ये मैंने बता दिया है और शॉर्ट टर्म मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया है। अब नाउ आज हम पहली ऋतु पढ़ेंगे, जो कि कौन सी ऋतु है, हेमंत ऋतु है, ठीक है। कौन सी ऋतु पढ़ने वाले हैं, हेमंत ऋतु, ठीक। चलिए, तो हेमंत ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा काल होता है इस समय, विसर्ग काल होता है। विसर्ग काल बोले तो दक्षिणायन, यानी कि यहाँ पर सूर्य जो होता है वो किधर की ओर गति करता है, दक्षिण दिशा की ओर गमन करता है, ठीक है। मास की बात करते हैं तो मार्गशीर्ष और पौष महीने में ये ऋतु आती है। अगर हम अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो नवंबर और दिसंबर, एंड दिसंबर और जनवरी, तो ये 2 महीने में क्या होता है आपका, कौन सा होता है, हेमंत ऋतु होती है, ठीक। बल की अगर हम बात कर दें तो इस समय क्या होता है, मैक्सिमम बल होता है, श्रेष्ठ बल होता है, ठीक। देखो, अब हेमंत ऋतु में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो देखिए, विसर्ग काल में मनुष्य बलवान होता है, क्योंकि बलि पुरुष की जठर अग्नि हेमंत काल में शीत के कारण यह अंदर ही रहकर बलवान हो जाती है। अब देखो, मैंने आपको बताया ना कि हेमंत ऋतु जो होता है वो ठंडी का समय होता है, और दूसरा कौन सा ठंडी समय का होता है, वो शिशिर ऋतु होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि शरद ऋतु जो होती है वो ठंडी का होता है या सर्दी, नाम से आपको पता चल रहा है शरद सर्दी, लेकिन ऐसा नहीं है। शरद ऋतु जो है वो वसंत ऋतु के बाद वाली ऋतु है, और जो ठंडी होती है ना उससे पहले वाली ऋतु है ना। तो शरद को आप ठंडी में समझना, ठंडी जो होती है वो किसमें पड़ती है, एक तो हेमंत ऋतु में पड़ती है, और सबसे अधिक ठंडी किसमें पड़ती है, शिशिर ऋतु में पड़ती है, ठीक है। तो ये 2 ऋतुएं जो होती है वो कौन सा समय होता है, ठंडी वाला सीजन होता है, ठीक। तो देखिए, तो हेमंत काल में क्या होता है, ठंडी हवाएं चलती है। ठंडी हवा चलने के कारण क्या होता है कि जो मनुष्य के अंदर जो स्थित अग्नि होती है वो क्या होती है, बाहर निकल नहीं पाती, मतलब अंदर ही अंदर कैसे हो जाती है, बलवान हो जाती है। तो जो बलि पुरुष होते हैं, मतलब जो अधिक बलवान पुरुष होते हैं, उसमें क्या होता है कि अग्नि जो होती है वो क्या होती है, काफी ज्यादा प्रबल हो जाती है ना। जिस कारण ये गुरु आहार को भी पचाने में क्या होती है, समर्थ होती है, ठीक है। तो ऐसा बताया गया है कि हेमंत ऋतु में आपका आहार जो है उसमें उसका गुण जो है वो कैसा होना चाहिए, गुरु गुण होना चाहिए। मतलब आपको गुरु आहार लेना है किसमें, हेमंत ऋतु में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अग्नि जो होती है इतनी ज्यादा प्रबल होती है कि वो गुरु आहार को भी पचाने में क्या होती है, समर्थ होती है। अगर आप क्या करेंगे, हेमंत ऋतु में गुरु आहार नहीं लेंगे या अल्प मात्रा में आप क्या करेंगे, भोजन करेंगे, तो फिर ये अग्नि जो है, जो कि क्या है, प्रबल है। क्यों प्रबल है, क्योंकि बाहर क्या है, काफी ज्यादा ठंडी है। काफी ज्यादा ठंडी हो जाने के कारण अग्नि जो है वो शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है। अब शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है, इसका मतलब शरीर के अंदर कैसे हो रही है, प्रबल हो रही है, बलवान हो रही है, ठीक है। तो अगर इसे पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं मिलेगा, ईंधन बोले तो आहार विहार, इसे हम क्या बोलते हैं, विहार नहीं, आहार। आहार जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ईंधन। बाहर हम जो लकड़ी जलाते हैं तो वो आग के लिए ईंधन क्या होता है, लकड़ी होता है। तो हमारे अंदर, हमारे शरीर में जो अग्नि स्थित है उसके लिए ईंधन क्या होगा, आहार जो होता है वो क्या होता है, ईंधन होता है, ठीक है। तो अगर उसे पर्याप्त मात्रा में ईंधन यानी कि आहार नहीं मिलेगा तो ये प्रबल अग्नि जो है वो क्या करेगी, हमारे शरीर की धातु है, रस मांस आदि जो धातु होती है उनको क्या करना चालू करेगी, ये पचाना चालू कर देगी। तो हेमंत ऋतु में ऐसा बोला गया है कि आपको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में क्या करना है, भोजन करना है, ठीक है। और कैसा आहार लेना है आपको, गुरु आहार लेना है, स्निग्ध आहार लेना है, ठीक है। तो इस तरह का आहार लेने का यहाँ पर बताया गया है। क्यों बताया गया है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जठर अग्नि जो होती है वो क्या होती है, अधिक बलवान होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विसर्ग काल में क्या होता है, मनुष्य का बल बलवान होता है। क्यों बलवान होता है, क्यों बलवान होता है, क्योंकि हेमंत काल में शीत के कारण ठंडी हवाएं चलती है, अंदर ही अंदर ये जो अग्नि होती है वो क्या हो जाती है, बलवान हो जाती है। अब प्रदीप्त अग्नि स्वभाव आदि से गुरु आहार को पचाने में समर्थ होती है। तो ये जो प्रदीप्त अग्नि है, जो अग्नि बलवान हुई है, वो गुरु आहार को पचाने में क्या होती है, समर्थ होती है ना। तो यदि आहार रूपी ईंधन हमारी बॉडी के लिए ईंधन क्या है, आहार है ना। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करते हैं,
अगर आप आहार नहीं लेते हैं तो क्या करता है, ये जो अग्नि जो प्रबल हुई है वो क्या करती है, वह अग्नि वायु द्वारा प्रेरित होकर रस आदि शरीर की धातुओं को क्या करती है, बचाने लगती है। तो अगर आप पर्याप्त मात्रा में हेमंत ऋतु में भोजन नहीं करते हैं, अगर आप गुरु आहार नहीं लेते हैं, तो क्या करती है ये हमारी जो धातु है उनको पचाना चालू कर देती है। ठीक है, अतः हेमंत ऋतु में स्निग्ध गुण युक्त मधुर, अम्ल और लवण, ये रस जो होते हैं इनका गुण कैसा होता है, स्निग्ध गुण होता है। तो इनका सेवन करने को आपको यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला, हेमंत ऋतु में शरीर पर प्रभाव कैसे पड़ता है, प्रभाव ऐसे पड़ता है कि बाहर क्या होती है, अधिक ठंडी है, अधिक शीत हो जाने के कारण आपकी जो अग्नि है वो बाहर नहीं निकल पाती है। अब अग्नि बाहर नहीं निकल रही, इसका मतलब शरीर के अंदर ही क्या हो रही है, प्रबल हो रही है, बलवान हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर आपको गुरु आहार लेना है, आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना है। ठीक है, अगर आप पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं करते हैं तो अगर हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में ईंधन नहीं मिलता है, आहार नहीं मिलता है, तो ये जो अग्नि प्रबल हुई थी वो क्या करती है, हमारे शरीर के धातुओं को पचाना चालू कर देती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन करना चाहिए और आहार का गुण जो है वो कैसा होना चाहिए, स्निग्ध गुण होना चाहिए, मतलब मधुर, अम्ल, लवण युक्त रसों का आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब भी हम ऋतुचर्या पढ़ते हैं तो हम दो बातों को पढ़ते हैं मेन, एक तो आपका आहार जो आप खा रहे हैं उसके बारे में, दूसरा आपका विहार यानी कि आपका रहन सहन कैसा होना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में आहार कैसा बताया गया है, तो आप यहाँ पर देखिए, हेमंत ऋतु में रात लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं और यहाँ पर क्या होती है, रातें लंबी होती है। तो आप जैसे ही सुबह उठते हैं तो आपको फिर क्या लगती है, भूख लगती है ना। तो इसलिए समय पर उठकर शौच आदि, आप समय पर उठ जाइए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उसके बाद शौच आदि क्रिया कीजिए, है ना। शौच आदि क्रिया करने के बाद आपको क्या करना है, आहार सेवन करना चाहिए। और आहार में आपको रस में क्या लेना है, मधुर, अम्ल और लवण रस प्रधान वाले आपको रसों का सेवन करना है। क्यों, क्योंकि इनका गुण जो होता है वो कैसा गुण होता है, स्निग्ध गुण होता है। ठीक है, तो आपको इनका सेवन करना है। दूसरा, अगर हम आहार में आपका गुण कैसा होना चाहिए, स्निग्ध गुरु आहार का आपको सेवन करना है और कैसा, उष्ण भोजन आपको करना है। ठीक है, गुरु आहार क्यों लेना है, क्योंकि अपनी जो अग्नि है अंदर वो कैसी है, प्रबल हो जाती है हेमंत ऋतु में, है ना। तो आपको गुरु आहार लेना है, आपको स्निग्ध आहार लेना है, ताकि हमारी बॉडी के धातुओं को पचाना ना चालू कर दे। ठीक है, ताकि उसके बाद ईंधन रहे पचाने के लिए। ठीक, ये होता है। उसके बाद विहार की अगर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ पर वात हर तेल से आपको अभ्यंग करने को बोला गया है ना। मतलब अभ्यंग बोले तो आपको बॉडी की मसाज करना है वात हर तेलों से। उसके बाद सिर में तेल की मालिश करना है, मतलब आपको हेड मसाज करना है तेल से, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, रेसलिंग, मतलब कुशल व्यक्ति से आपको क्या करना है, कुश्ती करना है। उसके बाद पादाघात, मतलब आपको लंगड़ी करने को, लंगड़ी खेलते हैं ना, एक पैर उठा के जो लंगड़ी खेलते हैं वो आपको करने को, या तो फिर आप कुछ न कुछ आपको हेमंत ऋतु में क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ऐसा बोला गया। ठीक है, और हेमंत ऋतु के लिए अन्य निर्देश फिर बाकी आपको यहाँ पर क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो शरीर पर लगे स्नेह, देखो वहां पर हमने क्या देखा था, इस लाइन में हमने देखा था कि आपको वात हर तेल से क्या करना है, अभ्यंग करना है। तो आप जब क्या करेंगे, अभ्यंग करेंगे तेल से, तो आपके शरीर पर क्या रह जाएगी, चिकनाहट रह जाएगी। तो उस चिकनाहट को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, कसाय रस वाले द्रव्यों के क्वाथ आदि से धोकर उस चिकनाहट को दूर करना है। आप अभ्यंग करेंगे, है ना। तो अभ्यंग करने के बाद फिर आपके शरीर में क्या रह जाएगी, चिकनाहट रह जाएगी। तो उस चिकनाहट को दूर करने के लिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि कसाय रस वाले द्रव्यों के क्वाथ आदि से आपको शरीर पर जो लगी हुई चिकनाहट उसको क्या करना है, दूर करना है। उसके बाद आपको लेपन करना है, तो शरीर पर क्या करना है, लेप लगाना है। किसका, केसर का, कस्तूरी का और उष्ण गुण प्रधान वाले द्रव्यों का आपको लेप लगाना है, ताकि हमारे शरीर में क्या है, गर्मी है, क्योंकि बाहर क्या है, ठंडी है। तो आपको ऐसे लेप का यूज करना है जो हमारे शरीर में क्या लाए, गर्मी लाए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगरू धूप का सेवन करना है। तो धूप का सेवन करना हितकर बताया गया है किसमें, हेमंत ऋतु में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, हष्ट पुष्ट, अगर जो मांस खाते हैं तो उसको वेल नरिश्ड प्राणी के रस का आपको क्या करना है, मांस के रस का आपको सेवन करना है। उसके बाद गुड़ से बनी हुई एल्कोहल का सेवन करना है, ऐसा बोला गया है ना। भोजन आपको क्या लेना है, गेहूं पीस्ट, चावल का आटा आपको, फिर मांस, इक्षु का मतलब क्या होता है, गन्ने का रस, है ना। और दूध के बने पदार्थ यानी कि दही हो गया, खोवा हो गया, है ना, जो भी मतलब दूध के पनीर वगैरह हो गया, तो इनका आपको क्या करना है, सेवन करना है। और नए चावल का भात क्यों बोला, क्योंकि नए चावल जो होते हैं उनका गुण कैसा होता है, गुरु होता है। और हेमंत ऋतु में बताया गया है कि आपको कैसे आहार लेना है जिनका गुण कैसा है, गुरु है और स्निग्ध है। ठीक है,
और साथ में आपको वसा और तेल इनका भी सेवन करना है। मतलब यहाँ पर अल्टीमेट गोल ये है कि हमको क्या करना है, गुरु और स्निग्ध आहार लेना है भोजन में, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या बोला कि प्रवार मतलब रुई से बनी भारी वस्त्र, अजीन बोले तो चर्म का बना मतलब चमड़े का बना हुआ वस्त्र, कौशय बोले तो रेशमी वस्त्र, और प्रवैणी मतलब ऊनी कपड़ा जो होता है, और कोचव को बिछाकर उस पर स्वभाव या ऋतु के अनुसार लघु कंबल आदि से शरीर को ढककर चयन करें। देखिए तो यहाँ पर फिर इन्होंने क्या बोला कि आपको बिछोना बिछाना है किसका, हेमंत ऋतु में अगर आप शयन कर रहे हैं, अगर आप सो रहे तो आपको हमेशा बिछोना बिछोकर सोना है। तो किसका कपड़े का यूज कर सकते हैं आप, प्रवार का यूज कर सकते हैं आप, अजीन का यूज कर सकते हैं आप, कौशय का यूज कर सकते हैं आप, प्रवेणी का यूज कर सकते हैं, और कोचव का आप यूज कर सकते हैं बिछोना बिछोने के लिए, ठीक है। और ओढ़ने के लिए क्या बोला इन्होंने, ओढ़ने के लिए इन्होंने बोला कि लघु कंबल जो ऊनी कपड़े का बना हो, ऊन का बना हुआ लघु कंबल को आपको ओढ़कर क्या करना चाहिए, शयन यानी कि आपको सोना चाहिए, ठीक है। ताकि आपके शरीर में क्या आएगी, गर्मी आएगी। अगर आप इन सब कपड़ों का यूज करेंगे, इन सब बने हुए वस्त्रों का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो आपके शरीर में क्या आएगी, गर्मी आएगी। और हमारा अल्टीमेट एम क्या है, हमको गर्मी ही लाना है ना, क्योंकि बाहर क्या है, ठंडी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्वेदन कर्म करना है, और जूते और मोजे को आपको सदैव क्या करना है, इस ऋतु में धारण करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ठंड से दूर करने के यहाँ पर उपाय बताए गए हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि ऐसी स्त्रियां शीत को दूर करती है जिनके स्तन बोले तो ब्रेस्ट है ना, उरु बोले तो थाई, और श्रोणी बोले तो पेल्विस क्या होती है, वेल डेवलप्ड होती है। तो जिनके स्तन, थाई और पेल्विस जो होता है वो क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है ना। और जो मधयुक्त मतलब जिसने मदिरा का सेवन किया है, ऐसी स्त्रियां जो होती है वो क्या होती है, प्रिय होती है, और इनके साथ आपको क्या करना चाहिए, शयन करना चाहिए। अगर आप इनके साथ शयन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर शीत जो होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है, मतलब ठंडी जो होती है क्या होती है, दूर हो जाती है, और गर्मी उत्पन्न होती है ना। और यहाँ पर साथ में और इन्होंने क्या बोला कि जिनका शरीर धूप, कुमकुम और यौवन की उष्णता से गर्म है, तो ऐसी स्त्रियों के साथ क्या करना चाहिए, सहवास करना चाहिए। इससे क्या होगा, शीतनाशक उपाय है ये, मतलब इससे क्या होगी, शरीर में गर्मी उत्पन्न होगी और ठंड क्या होगा, दूर होगा, ठीक है। उसके बाद निवास विधि, आपको कहाँ पर रहना है, जलते अंगारों से तपे हुए घरों में, और गर्भ भुवेश्म। अब देखो गर्भ भुवेश्म मतलब क्या होता है, घर के भीतर बनी हुई गुफा, मतलब एक तो रहता है ना तलघर, जैसे की बात कर तलघर में अपने एक तलघर रहता है, फिर उसके अंदर क्या होते हैं, कमरे बने होते हैं। तो एक तो आगे कमरे, एक पीछे कमरा, तो जो बीच वाला कमरा होता है, बीच वाले कमरा होता है ना, गर्भ भुवेश मतलब वही होता है बीच वाला कमरा, मतलब घर के भीतर बनी हुई गुफा, घर है ना। और घर में भी जो बीच वाला कमरा होता है वहां पर आपको क्या करना है, रहना है, निवास करना है। इससे क्या होगी, गर्मी उत्पन्न होगी, है ना। अर्थात भूमि के नीचे घरों में निवास करें, मतलब जो भी तलघर होता है या भूमि के नीचे बने हुए घरों में आपको क्या करना चाहिए, निवास करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, ठंड जो होगा वो दूर होगा, और यहाँ पर क्या होगा, गर्मी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो हमारा हेमंत ऋतु में अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, हमको गर्मी उत्पन्न करना है ना। अल्टीमेट एम जो है वो क्या है, हमको ठंड से बचना है, ठीक है। तो हेमंत ऋतु में आपको आहार जो है वो कैसा रहना चाहिए, आहार की अगर हम बात करें तो आपका आहार में आपको ऐसे आहार का सेवन करना चाहिए जिनका गुण कैसा हो, गुरु हो और स्निग्ध हो, है ना। अगर हम रस की बात करते तो आपको रस में मधुर, अम्ल और लवण ऐसे रसों को आपको क्या करना है, सेवन करना है। और बिहार तो मैंने आपको बता दिया कि ये सारे क्या होते हैं, आपके रहन सहन होना चाहिए किसमें, हेमंत ऋतु में, ठीक है। चलिए तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, एकदम आसान टॉपिक है, इतना ज्यादा कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।